हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज करके आगे अपना जो नया टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल क्यों है, वो डिफरेंट क्यों है। हमने बात की थी यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों। इसलिए जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। फिर हमने बात की थी पीरियोडिसिटी की। अब पीरियोडिसिटी है क्या? जब कोई एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज बार बार रियकर होती है तो उसे क्या कहा जाएगा? पीरियोडिसिटी कहा जाएगा। और वो अरेंज किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में क्या है? अरेंज, यानी कि बढ़ते हुए जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, उनके बढ़ते हुए क्रम में क्या है? वो बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यही पीरियोडिसिटी होती है। और लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स, अगला क्वेश्चन हमने बात की थी कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सेपरेट क्यों रखा जाता है, ताकि जो हमारा क्या है टेबल है उसको ज्यादा एक्सपेंड ना करना पड़े, है ना। बाकी जो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए उन्हें एक साथ करके अलग रखा जाता है ताकि पीरियोडिक टेबल को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर बात की थी हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। हमने पढ़ा था बच्चों कि जिन स्पीसीज का इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, वो हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। जैसे कि एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देखे थे, जैसे कि O2 नेगेटिव और F नेगेटिव। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो, ऑक्सीजन जब क्या होता है? न्यूट्रल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। और फ्लोरीन जब न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं 9। अब यहाँ पर दो माइनस के साइन है ना, 2 नेगेटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए हैं। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें, 8 और 2 10, और यहाँ पर 9 + 1 10। तो टोटल कितने हो गए? दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये दोनों क्या है? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी कि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है बच्चों। अगर हम बात करें Na पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। एक पॉजिटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? हट गया। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? यहाँ पर 10, यानी कि तीनों आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। बिल्कुल है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। ठीक, चलिए, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। फिर बच्चों लास्टली हम बात कर रहे थे आयुपैक नेमिंग, यानी IUPAC नेमिंग की, आयुपैक नेमिंग भी कहते हैं। डिस्कस किया था कि एलिमेंट 104, अब जैसे कि आप जानते हैं हम हमेशा क्या है? नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते रहते हैं। जब एलिमेंट 104 डिस्कवर हुआ, जब एलिमेंट 104 डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो एलिमेंट 104 को अमेरिकन और रशियंस ने एक ही टाइम पर अलग अलग जगहों पर डिस्कवर किया। ठीक, जिस वजह से अमेरिकन ने कहा कि इसका जो नेमिंग है वो हम देंगे, और जो रशियंस थे उन्होंने कहा कि नेमिंग हम देंगे। अगर इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज जो है किसी एक एलिमेंट का अलग अलग नाम देने लग जाएगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अदर पीपल के लिए उसको याद करना, उसको समझना। सारा टाइम तो हमारा किस में ही वेस्ट हो जाएगा? सिर्फ जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है सिर्फ उनका नाम याद करने में ही चला जाएगा। ठीक है, जो न्यूली डिस्कवर एलिमेंट है। इसीलिए IUPAC ने क्या किया? नोमेनक्लेचर दिया, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं? 100 से ऊपर के जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाएगी, अगर हमें उनका एटॉमिक नंबर पता है तो IUPAC द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक, अब नेमिंग कुछ इस प्रकार थी। अगर हम ऐसे जैसे 104, तो 1 के लिए क्या है? उन, 0 के लिए क्या है? नील, और 4 के लिए क्या है? क्वाड। लास्ट में लगा देंगे EM, उन नील क्वाडियम। ठीक, ये हो गया। अब बात आई, अब अमेरिकन ने जो डिस्कवर किया, फिर उन्होंने कहा कि अब
नेमिंग तो IUPAC ने दे दी, लेकिन इसका जो एब्रिवेशन है या सिंबल है, जैसे हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का BE सिंबल लिखते हैं, ठीक। कार्बन की बात करते हैं तो C सिंबल लिखते हैं, वैसे लेड की बात करते हैं तो PB सिंबल लिखते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट के हम अलग अलग सिंबल लिखते हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि ये जो 104 एलिमेंट है इसका नाम तो दे दिया, लेकिन इसका सिंबल जो है हम अपने हिसाब से रखेंगे, है ना। अमेरिकन उन्होंने कहा कि हम रदरफोर्डियन का RF रखेंगे, ठीक। और जो हमारे सोवियत वाले थे यानी कि जो रशियंस थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो एलिमेंट का नाम रखा था खुर्चाटोवियम, तो उन्होंने कहा कि इसका जो सिंबल है हम रखेंगे। अभी IUPAC ने बताया कि सिंबल जो है इस हिसाब से रखा जाएगा, जो उनके क्या है, ये जो फर्स्ट लेटर्स है UN Q, यानी कि उनका U, नील का N और क्वाडियम का Q, इस तरीके से इनका सिंबल भी रखा जाएगा। आगे जितने भी बच्चों एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, ठीक है, बस हमें उनका एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है तो उससे हम इजीली उनका नाम और उनका एब्रिवेशन निकाल सकते हैं, उनका सिंबल पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो टेबल है यहाँ पर। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो हम आसानी से उसका नाम रख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट की, जैसे कि एलिमेंट 116 है। अगर इसका हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1 देखो क्या है, उन, फिर से 1 क्या है, उन, और 6 देखो क्या है, हेक्स, उन हेक्सियम, ठीक। उन हेक्सियम, इसका सिंबल क्या होगा, UH, इस तरीके से, ठीक है। वैसे ही बच्चों अगर आपको कहा जाए कि 109 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, 110 एलिमेंट है, ठीक। तो इसका नाम आप कैसे लिखेंगे? तो इनका आप नेम लिखिए अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? तो पहला जो है उन, निल, एन यम, उन निल एनियम, ठीक। 118 एलिमेंट है, उसका नाम कैसे लिखेंगे? उन ऑक्टियम, हो गया ना, उन ऑक्टियम। वैसे ही इसका नाम कैसे लिखेंगे? उन नीलियम, यानी कि UN, ये हो गया UO, ये हो गया UNE, इस तरीके से इनका क्या है यहाँ पर नेमिंग हम करते हैं। अच्छा, आपने पीरियडिक टेबल जब देखी होगी तो वहां पर आपने देखा होगा 104, 105, 106 जो एलिमेंट्स है वो कुछ नाम जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, किसी का तो प्रॉपर नाम है और किसी किसी के सिंबल्स लिखे हुए हैं। जैसे 118 एलिमेंट है, एक बार देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना इस तरीके से UN, UUB। तो अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे UN क्या है, UO क्या है, UUB क्या है, ठीक है, यू क्या है, ठीक। चलिए, इस तरीके से हमें IUPAC नेमिंग करनी है बच्चों। अब बात आती है एक छोटा सा टॉपिक पर क्या होता है, देखो तो ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है, ये क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है तो हम कैसे लिखते हैं, हीलियम। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक मास लिखा जाएगा। Z यानी कि एटॉमिक नंबर, और A यानी कि एटॉमिक मास, ठीक। तो यहाँ पर ऊपर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ एटॉमिक मास जो है नीचे अलग से रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों, ठीक। और एटॉमिक नंबर जो है ऊपर रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर जो हमारा हीलियम है उसका सिंबल है और यहाँ पर उसका प्रॉपर नाम है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो वहां पर आप कुछ इस प्रकार से देखते हो, तो आपको वहां पर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर सब कुछ गिवन होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या सेम होते हैं, ठीक।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं कब? किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट में, ठीक है। जब कोई एलिमेंट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, ठीक। जैसे हीलियम अभी क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, यानी कि ना ये कैटायन है ना एनायन है, ठीक है। अभी क्या है, ये न्यूट्रल है, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि 2, यानी कि जो क्या है इसका एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर है 2। फिर वही इसका क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब वही क्या है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 ही क्या है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वहीं अगर ये चार्ज स्पेशी होती, तो स्पेशी अगर चार्ज है, चार्ज्ड है, ठीक, यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि अगर न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक, सिंपल। लेकिन अगर वहीं ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, 8 के साथ 1 ऐड करना पड़ता है, ठीक। और वहीं अगर ऑक्सीजन पे कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हमें 8 के साथ क्या करना पड़ता है, 1 माइनस करना पड़ता है। यानी कि किसी न्यूट्रल स्पेशी के लिए जो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर कोई स्पेशी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। कैसे बच्चों, एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। अब हम जैसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव है, अगर इस तरीके से हमारे पास कुछ है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक, 8, सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 8 है। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पर तो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन तो हैं, ठीक है, साथ में क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि हम करते हैं ऐड, क्या करते हैं, 1 का ऐड कर लेते हैं। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड कर लिया, अगर यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहाँ पर 2 ऐड कर लेते, ठीक, ठीक है, यानी कि यहाँ पर होगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। और वहीं अगर यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो थे पहले से, और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर लिए, लूज कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, ठीक। इतनी बात समझ में आई, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यही बात है, तो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया हुआ है फॉर अ न्यूट्रल एटम, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर, बात करते हैं मास नंबर की, तो मास नंबर कैसे निकाला जाता है, जितने भी उसमें, जितने भी किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं, और साथ में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है बच्चों, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये आप फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, हम क्या करते हैं बच्चों, मास नंबर यानी कि जो हमारा ए है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम निकाल ए माइनस जेड से। न्यूट्रॉन्स इस प्रकार से निकालते, तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमें पता चल गया है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, देखो बच्चों, हम की बात करें तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। चलिए न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही यहाँ पर न्यूट्रॉन्स है बच्चों। चलिए आप चाहें तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जो हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है इस चैप्टर।
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, जहां पर हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे या एटॉमिक साइज के बारे में। अब एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे किसी ग्रुप में और किसी पीरियड में जो एटम्स हैं उनका साइज कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, यानी कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है। सेम हमें आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर पढ़ना है। अगला ट्रेंड जो है हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पढ़ना। ट्रेंड हम इसे क्या कह रहे हैं, और लास्ट में हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के बारे में, तो यहाँ चारों टॉपिक है बहुत ठीक। अच्छा, ट्रेंड हम क्यों कह रहे हैं बार बार? ट्रेंड हम इसीलिए कह रहे हैं इसे, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ट्रेंड के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रेंड यानी कि देखो, जैसे हमारे पास 7 पीरियड्स हैं और टोटल जो है, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स में अलग अलग क्या है, देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अलग अलग ग्रुप्स हैं सारे, ठीक है। और इधर से देखिए हम तो अलग अलग पीरियड हैं। तो पीरियड में क्या होगा एटॉमिक रेडियस में, है ना, एटॉमिक साइज, अगर हम पीरियड्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगर हम किसी पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। वहीं जब हम इसमें पीछे की तरफ आते हैं किसी भी पीरियड में, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एटॉमिक साइज है, रेडियस है, ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक। सेम ऐसे ही ग्रुप बारे में हम पढ़ेंगे। किसी ग्रुप में जब हम कहाँ जाते हैं, टॉप से बॉटम में जाते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक। वहीं अगर हम बॉटम से टॉप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, एटॉमिक साइज में क्या डिफरेंस आता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी हम वहां पर पढ़ेंगे बच्चों, इसीलिए इसे ट्रेंड कहा जा रहा है, क्योंकि हमें सब में इसको पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। पहले बच्चों आप ये नोट कर लीजिए कि चारों प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है जो कि है जेड इफेक्टिव, जिसको हम कहते हैं जेड इफेक्टिव, जेड एफ भी कहते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं बच्चों स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। तो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी है जो कि है जेड इफेक्टिव या जेड एफ, जिसको हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट हम जिसे कह सकते हैं। चलो तो पहले आप ये सारे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको रीड करेंगे बच्चों, एक एक करके इनको पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले जेड इफेक्टिव की। जेड इफेक्टिव या हम कहें स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो, तो जेड इफेक्टिव को बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है। जेड इफेक्टिव को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक्चुअल में बात करें तो जेड इफेक्टिव है क्या बच्चों, ये है एक्चुअल attraction power of
न्यूक्लियस। इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। अब एक्चुअल अट्रैक्शन क्या है, जेड इफेक्टिव क्या है, बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। चलिए तो इसको अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स है। ठीक, अब बाहर क्या है, इसमें शेल्स होती हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो यहाँ पर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जिनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और ये है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो थोड़ा डिफरेंट कलर से हम शो करेंगे। ये क्या है, हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन। क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों हम कह रहे हैं जेड इफेक्टिव। ये जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक, ये रहा न्यूक्लियस, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हम कहें सिंपली पॉजिटिव चार्ज। ये है हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम ये जेड इफेक्टिव या ये जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ रहे हैं बच्चों। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। सिंपल बात है, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, अट्रैक्ट कर रहा है, सिंपल। तो इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ये इसकी तरफ आ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव का क्या मतलब है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है। यानी कि बच्चों, जैसे आप और मैं इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस इस टारगेट इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है। ठीक, सिंपल। लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पर कोई स्क्रीन लगा दी जाए इस तरीके से, तो क्या स्क्रीन के आर पार अब आप मुझे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। अगर हम यहाँ पर कोई वुडन स्क्रीन लगा दें ना आपके और मेरे बीच में, तो क्या आप मुझे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना। तो इसी को क्या कह रहे हैं, ये जो बीच में लगा रहे हैं, क्या स्क्रीन है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके बीच में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसको यहां से दूर भगाएगा। इन सब इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको यहां से दूर भगाने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको रिपेल करेगा। ठीक, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है, ये तो इसको ही अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा ना। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर जेड इफेक्टिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की पावर है जो अट्रैक्ट करने की, और उसमें से जो रिपल्शन है उसको अगर हम हटा दें, तो हमारा जेड इफेक्टिव निकल जाएगा बच्चों, बिल्कुल निकल जाएगा। तो जेड इफेक्टिव को हम क्या लिखते हैं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। तो जेड इफेक्टिव क्या है, हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड क्या है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या हम जिसको सिंपली कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। और बच्चों सिग्मा क्या है, यहाँ पर रिपल्शन, कि कितना यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है। सिग्मा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको कितने क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ठीक, चलो तो यही क्या होता है हमारा जेड इफेक्टिव, या इसी को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट, देखो इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इन इलेक्ट्रॉन्स ने, ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने क्या बना रखी है, एक स्क्रीन बना रखी है। तो जब जब ये न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, तो ये अपनी ये जो स्क्रीन है ना, इसके द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, इसको रिपेल करते हैं। ठीक, तो एक्चुअल जो जेड इफेक्टिव होगा, वो हम जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है उसको कैसे निकालेंगे हम, जो भी हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उसमें से जितना रिपल्शन है, रिपल्शन, रिपल्शन कैसे, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू
इनर इलेक्ट्रॉन, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके द्वारा जो भी रिपल्शन होता है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा Z इफेक्टिव निकल जाएगा। तो बच्चों जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसी पीरियड में हम आगे बढ़ते हैं तो Z इफेक्टिव जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इन अ पीरियड हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब Z इंक्रीज होता है तो Z इफेक्टिव भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। Z इंक्रीज यानी कि एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है, और जब हम पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों तो एटॉमिक नंबर बिल्कुल बढ़ता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से मतलब नहीं है, एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी बढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अगर, तो उसके पास ज्यादा पावर है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसीलिए जब Z इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम बात करें कि सिग्मा अगर इंक्रीज होगा, यानी कि रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज होगा। तो सिग्मा अगर इंक्रीज होगा तो Z इफेक्टिव डिक्रीज होगा। इसीलिए जब हम किसी पीरियड में आगे की तरफ बढ़ते हैं तो Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। वहीं बच्चों अगर हम ग्रुप की बात करें कि ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो Z इफेक्टिव का क्या इफेक्ट होता है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। देखो हम कुछ कह नहीं सकते कि जब ग्रुप में हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो Z इफेक्टिव इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। लेकिन हम क्या बात कर सकते हैं, जो पॉइंट हम वैलिड रख सकते हैं वो है कि इन अ पीरियड में जो है Z इफेक्टिव हमेशा इंक्रीज होगा बच्चों। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।